जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 25 जनवरी। तो दोस्तों 25 जनवरी को मेरे को 4 एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट लगे हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से। तो दोस्तों ये चारों के चारों जो आर्टिकल्स हैं हमारे GS2 के सिलेबस को ही पर्टिनेंट है। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल रिलेशन रिलेटेड तो 2 आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस में आए थे। अगर हम गवर्नेंस या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करें तो उसमें से एक आर्टिकल द हिंदू में आया था, ये भी GS2 में आ जाता है। और अगर हम पैंडेमिक रिलेटेड न्यूज की बात करें, अर्बन हेल्थ केयर गवर्नेंस की बात करें तो वो भी GS2 रिलेटेड आ जाता है, ये भी हिंदू में आया था। तो ये 4 एडिटोरियल्स हैं। इन चारों एडिटोरियल्स के एंड में क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस का आंसर आप इजीली एडिटोरियल पढ़ के कर सकते हैं। तो ये डेली प्रैक्टिस है, ये आपका खुद का इनिशिएटिव है कि आप इसमें रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट द कमेंट सेक्शन। अगर आप आंसर अपना कमेंट करेंगे तो उसको वैल्यूएट करके हम आपको उसमें कमेंट करेंगे। और अगर आप अपनी प्रैक्टिस ऑलरेडी अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में कर रहे हैं तो आप उसमें कंटिन्यू करिए। तो जैसे आपको ठीक लगता है आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम शुरू करेंगे अपने पहले एडिटोरियल से। तो पहला एडिटोरियल रिटन बाय सी राजा मोहन, अ पावर शिफ्ट इन द मेकिंग। देखिए अब यूक्रेन में ना लड़ाई के बादल छाए पड़े हैं। ठीक है, यूक्रेन में काफी टेंशन चल रहा है। तो अभी देखिए, अब मानिए ना मानिए, ऑब्वियसली इस बात को तो पता है कि क्रिमिया को नेक्स्ट की को चलो 8 साल होने को आ गया, लेकिन यूएस तो कुछ नहीं कर पाया, नेटो भी कुछ नहीं कर पाया। और अभी भी ऐसा लगता है कि अगर अगर व्हाट इफ अगर व्लादिमीर पुतिन, अब व्लादिमीर पुतिन अगर अगर कल को ऑलरेडी वहां पे यूक्रेन में 10,000 से ज्यादा ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं, तो अगर व्लादिमीर पुतिन अगर इन्वेड करते भी यूक्रेन को तो ऐसा माना जाता है कि नेटो वुड बी लाइक अ सिटिंग डक। नेटो और जो बाइडेन लेट नेटो की बात करें, यूएसए की बात करें तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। अब यहां पे दोस्तों इस एडिटोरियल में जो बात करी गई है वो ये डिस्कस किया गया कि जो यूरोपियन यूनियन है, अगर हम यूरोप की बात करें, उसकी डिपेंडेंस नेटो के ऊपर कितनी ज्यादा है और क्या क्या कॉन्ट्रडिक्शंस हैं विद इन द यूरोपियन यूनियन, और कैसे यूरोपियन यूनियन हैज फेल्ड टू प्रोवाइड अ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर फॉर द स्टेट्स इन द यूरोपियन यूनियन, और क्योंकि उसके चलते अभी भी डिपेंडेंस नेटो के ऊपर ज्यादा बनी हुई है। तो यहां पे बात करी जा रही है पहले कॉन्ट्रडिक्शंस इन द सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑफ यूरोपियन यूनियन की। तो यूरोप देखिए अभी भी जियोपॉलिटिकली बहुत अनस्टेबल है। तो यूरोप जियोपॉलिटिकली अनस्टेबल 1919 से है। तो 3 ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो पिछले 100 साल में हुए हैं, एक द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दूसरा द एंड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर, और तीसरा द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर व्हिच हैपेंड इन 1991। अब ये तीनों इवेंट्स हमारे 20th सेंचुरी में हुए थे। ये तीनों इवेंट्स जस्टिफाई करते हैं कि यूरोप अभी भी अनस्टेबल है, पहले भी अनस्टेबल था। सबसे ज्यादा जो एक इंटरेस्टिंग बात यहां पे कॉन्ट्रडिक्शंस में आई है वो ये है कि रशिया का इंटीग्रेशन यूरोप के साथ नहीं हो पाया इवन आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। अब चलो 1993 में यूरोपियन यूनियन बना लिया, चलो वर्ल्ड वॉर 1 की बात करें, वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें, टेक्निकली तो जितनी भी स्टेट्स इन्वॉल्व थी तो वो यूरोपियन स्टेट्स एक दूसरे का लड़ाई कर रही थी। जर्मनी फ्रांस के साथ लड़ रहा है, जर्मनी यूके के साथ लड़ रहा है, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन उसके बावजूद भी आज 2022 में भी यूरोपियन यूनियन की बात करें, चलो यूरोपियन यूनियन अगर हम इकोनॉमिक पैरामीटर्स की बात करें तो बहुत प्रॉस्परस है, लेकिन अगर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बात करें तो आज ऐसी मुसीबत क्यों आई हुई है कि यूक्रेन में इशू चल रहा है। यूक्रेन इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ यूरोप, चाहे वो ईस्टर्न यूरोप का पार्ट हो, ठीक है। अब यूक्रेन अगर यूरोप का पार्ट है तो उसके लिए वहां पे इन्वॉल्वमेंट अमेरिका की क्यों हो रही है? बिकॉज नेटो प्राइमरली तो अमेरिकन रन है। तो यूरोपियन यूनियन, व्हाई इजंट यूरोपियन यूनियन बीन एबल टू प्रोवाइड एन एफिशिएंट सॉल्यूशन टू द यूक्रेन क्राइसिस? बिकॉज द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि रशिया इस टाइम पे इंटरेस्टेड नहीं है यूरोपियन यूनियन के साथ एंगेज करने के लिए। रशिया इज मोर इंटरेस्टेड टू नेगोशिएट विद अमेरिका बिकॉज नेटो का जो बटन है वो एक्चुअल में अमेरिका के हाथ में है। चलिए अभी टेंशंस बिटवीन यूएस एंड यूरोप की अगर हम बात करें, देखिए सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप हैज रिलाइड ऑन द यूएस फॉर इट्स सिक्योरिटी। तो जैसे मैंने अभी बोला कि नेटो की भी बात करें तो नेटो प्राइमरली यूएस लेड इनिशिएटिव है ना। यूरोप हैज नेवर स्टॉप्ड रिजेंटिंग दी, अब ठीक है डिपेंडेंस तो रही है अमेरिका के ऊपर, लेकिन उसके बाद फिर यूरोपियन यूनियन जो स्टेट्स हैं वो इस बात की शिकायत भी करती हैं कि अमेरिका बहुत अननेसेसरली हमारे इंटरनल अफेयर्स में डोमिनेट करता है, हमारी फॉरेन पॉलिसीज में डोमिनेट करता है, बहुत इंटरफेरेंस रहती है, ठीक है। चलो डोनाल्ड ट्रंप के चलते तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपने आप को नेटो से भी डिस्टेंस कर लिया था, बट ट्रेडिशनली जितने भी अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं इंक्लूडिंग जो बाइडेन, वो अब चलो जो बाइडेन की बात करें वो वापस अब नेटो में हम इंगेज कर रहे हैं, यूएन प्लेटफॉर्म्स पे इंगेज कर रहे हैं। लेकिन यूरोपियन यूनियन स्टेट्स का ये कहना है कि भी ट्रेडिशनली हमारी सपोर्ट, चलो हमारी जो डिपेंडेंसी अमेरिका पे रही है, लेकिन अमेरिका ने बहुत इंटरफेयर भी किया हमारी इंटरनल फॉरेन पॉलिसीज में। अब अभी जो यूक्रेन में क्राइसिस चल रहा है, तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन अनफोल्डिंग इन यूक्रेन, नाउ द फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ही हैज सजेस्टेड दैट यूरोप शुड कलेक्टिवली सेट आउट इट्स ओन रिक्वायरमेंट फॉर पीस इन यूरोप, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि रशिया यूरोपियन यूनियन को सीरियसली नहीं लेता, तो रशिया इज बेटिंग ऑन इट्स नेगोशिएशंस विद द यूएस, ठीक है। नाउ जैसे मैंने भी डिस्कस किया कि यूरोपियन यूनियन बेशक एक बहुत पावरफुल इकोनॉमिक एंटिटी है, उसकी अगर हम जीडीपी की बात करें तो $17 ट्रिलियन की जीडीपी है पूरे यूरोपियन यूनियन की, लेकिन यूरोपियन यूनियन रिमेन्स एज अ वीक सिक्योरिटी एक्टर,
ठीक है ना, देयर हैज बीन इनएबिलिटी ऑफ यूरोपियन यूनियन टू डेवलप अनदर टाइप ऑफ अ कलेक्टिव डिफेंस अग्रीमेंट्स अपार्ट फ्रॉम नेटो। तो नेटो के अलावा यूरोपियन यूनियन को ऐसा कलेक्टिव सिक्योरिटी पैक्ट नहीं बना पाया है, जिसके चलते आज यूक्रेन के क्राइसिस में अगर यूरोपियन स्टेट्स की बात करें, फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, तो वो इतना कुछ एफिशिएंट सोल्यूशन नहीं हम सामने लेके आ पा रहे हैं। तो जो क्राइसिस है, जो डेडलॉक है, वो अभी भी अमेरिका और रशिया के ही बीच में है। तो वेयर इज यूरोपियन यूनियन, बात यहां पे ये आती है। अब अगर हम बात करें प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, तो क्या लेसन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं अगर हम अपनी फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट की बात करें, तो व्हाट आर द लेसन्स व्हिच वी कैन ड्रॉ। पहली बात तो यह समझनी जरूरी है, अगर हम इतिहास को देखें, व्हाट वर द लेसन्स फॉर न्यू दिल्ली फ्रॉम द पास्ट। तो पहली बात, ना दिल्ली हैज टू डिस्कार्ड इट्स टेंडेंसी टू व्यू द रीजन थ्रू द ईस्ट वर्सेस वेस्ट बाइनरी। ठीक है, अब देखिए, अगर हम लेट 18th सेंचुरी की बात करें, तो अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने एंग्लो फ्रेंच वॉर्स के बारे में पढ़ा होगा, कर्नाटिक वॉर्स के बारे में पढ़ा होगा। तो यूरोपियन पावर्स, अगर हम एंग्लो फ्रेंच की बात करें, तो जो हमारी ब्रिटेन की बात करें और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, उनके बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ चल रही थी। तो अकॉर्डिंगली जो हमारे प्रिंसेस थे, प्रिंसली स्टेट्स के, तो कुछ थे जो ब्रिटेन के साथ साइड कर रहे थे, कुछ थे जो फ्रांस के साथ साइड कर रहे थे। ठीक है ना, तो यूरोपियन पावर्स दे वर कंपीटिंग फॉर द इन्फ्लुएंस इन द सब कॉन्टिनेंट, और बहुत सारे इंडियन प्रिंसेस थे, उन्होंने इस बात का एडवांटेज भी उठाया। तो कोई, जैसे मैंने बोला, ब्रिटेन के साइड पे थे, कोई थे फ्रांस की साइड पे थे। ठीक है, ताकि कैसे किसी के साथ नेगोशिएट करके कैसे वो अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी जर्मनी बिकेम अ वेरी ग्रेट पावर। थोड़ा और आगे अगर हम बढ़ें, क्योंकि हम इतिहास की बात कर रहे हैं, अगर और थोड़ा आगे बढ़ें, तो जो हमारी इंडियन रेवोल्यूशनरीज हैं, गदर पार्टी की बात करें, गदर पार्टी अगर आपने पढ़ा मॉडर्न हिस्ट्री में, नाउ द इंडियन रेवोल्यूशनरीज दे टर्न टू बर्लिन इन द अर्ली 20th सेंचुरी, खास करके आफ्टर दी जलियांवाला बाग मैसेकर। वर्ल्ड वॉर 1 भी तब शुरू हो गया था 1914 में। तो उसके बाद बहुत सारे इंडियन रेवोल्यूशनरीज थे, दे टर्न टू बर्लिन, कि कैसे ब्रिटिश रूल को ओवरपावर कर सकते हैं। तो अगर हमने अपनी अप्रोच टुवर्ड यूरोप, टुवर्ड्स द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ यूरोप, हमने डिफरेंट तरीके से हमने अप्रोच किया है इन द पास्ट, तो आज 2022 में हम कैसे नेविगेट कर सकते हैं विद इन द कॉन्ट्रडिक्शंस। तो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों में यूरोपियन स्टेट्स एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व थी लड़ाइयों में। और अगर हम बात करें पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 की, तो बहुत सारी जो एशियन कंट्रीज थी, उनका जो पोस्ट कॉलोनियल्स जो हम कंट्रीज कहते हैं, एशियन कंट्रीज की बात करें, अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें, तो बहुत सारी इन कंट्रीज ने अपना इंडिपेंडेंस भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अटेन किया था। ठीक है, तो बिकॉज ऑलरेडी इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस चल रही थी विद इन द यूरोपियन यूनियन। बिकॉज अगर हम यूके की बात करें, फ्रांस की बात करें, तो हो सकता है कि 1600 में, 1700 में, 1800 में वो बहुत बड़ी बड़ी पावर्स थी, लेकिन अगर हम मिड 20th सेंचुरी की बात करें, एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें, तो वो डोमिनेंस ग्लोबल स्टेज पे अमेरिका का आना शुरू हो गया था, एंड देन सब्सिक्वेंटली अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में। तो उस टाइम पे ये कॉन्ट्रडिक्शंस देख के विद इन द यूरोपियन यूनियन, इस बात का एडवांटेज बहुत सारी कॉलोनियल कंट्रीज को भी मिला, एशिया में और अफ्रीका में, और इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स हुई। नाउ आज के टाइम पे देयर इज अ सिमिलर मूवमेंट टुडे। Now all these things happening, probably the Ukraine crisis which is happening today, now this has the potential to rearrange the relations, probably shift the relations between USA, UK, Europe, Russia, China and Japan. तो अब यहाँ पे बात आती है कि हमको किस पे एम्फसाइज करना चाहिए। देखिए, हमारी अपनी एक ऑटोनोमस फॉरेन पॉलिसी है, हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना है, नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना है। हमने ये देखना है कि अगर हम किसी के साथ हम फ्रेंडशिप में हैं, तो हम उस फ्रेंडशिप का कितना लेवरेज उठा सकते हैं। तो दिल्ली मस्ट फोकस ऑन लेवरेजिंग whatever relations Delhi has with these countries, whether it's with USA, whether it's with UK, whether it's with France, whether it's with Germany, whether it's with Japan, तो कैसे हम वो leverage कर सकते हैं for national benefit, जहां पे हम कर सकते हैं where it can, और simultaneously इंडिया को insulate करना पड़ेगा from the negative effects where it must। ठीक है, तो हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को उस तरह से अलाइन करें कि हम मैक्सिमम एडवांटेज गेन कर सकते हैं, बेशक अगर जियोपॉलिटिकली और ग्लोबल पॉलिटिक्स में अगर बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस भी चल रहे हों। चलिए, तो क्वेश्चन क्या बनता है? द यूक्रेन क्राइसिस प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यूरोपियन यूनियन टू प्रूव इट्स क्रेडेंशियल्स इंडिपेंडेंट ऑफ नेटो, क्रिटिकली इवैल्यूएट। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत इजीली एडिटोरियल पढ़ के कर सकते हैं। अगला आर्टिकल ये भी इंटरनेशनल रिलेशन से ही रिलेटेड है, एंगेज विद म्यांमार। तो जैसे कि आप जानते हैं, फ्रॉम जनवरी फरवरी 2021, पिछले एक साल से म्यांमार में मिलिट्री रूल चल रहा है। सो देयर वाज अ कू, द नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी, जो नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी की जो पार्टी थी, जो रूलिंग पार्टी थी नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी, दैट वाज टॉपल्ड बाय द मिलिट्री हंता। नाउ अब अगर हम इंडिया म्यांमार टाइज की बात करें, तो हमने देखिए पहले भी इस बात को डिस्कस किया है कि देखिए इंडिया की जो इंगेजमेंट है, खास करके अपने नेबरहुड रीजन में, वहां पे चाइना बहुत इंटरफेरेंस डालता है। और हमको ये भी पता है कि आज के टाइम पे म्यांमार में जो मिलिट्री रूल है, उसको चाइना की बहुत बैकिंग है। तो इस कंटेक्स्ट में इंडिया और म्यांमार के रिलेशंस कैसे शेप हो सकते हैं? बिकॉज देखिए, आफ्टर ऑल अगर हम म्यांमार के साथ अगर हम बात करें, तो हम 1600 किलोमीटर का लॉन्ग
टेरिस्ट्रियल बॉर्डर शेयर करते हैं। और उसके अलावा वाई इज स्टेबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन म्यांमार, बिकॉज हमारी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, खास करके मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर एंड अरुणाचल, दे ऑल्सो टच द बॉर्डर ऑफ म्यांमार। तो इसके करके हम अगर बात करें द सिक्योरिटी इन द नॉर्थ ईस्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट, उसके लिए म्यांमार की स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। तो बेशक हमारे पास इतना इकोनॉमिक क्लाउड नहीं है जितना चाइना के पास है, तो चाइना के पास काफी इकोनॉमिक क्लाउड है, चाइना की इकोनॉमी भी हमसे 5-6 गुना ज्यादा बड़ी है, लेकिन हमारे पास सिविलाइजेशनल लिंक्स हैं विच वी शेयर विद द पीपल ऑफ म्यांमार। तो हम बात करें एथनिसिटी की, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज की, हम बात करें कल्चरल एफिनिटीज की विद द पीपल ऑफ बर्मा बिकॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। तो हमारे ट्रेडिशनली जो रिलेशंस हैं with the people of Myanmar, with the establishment of Myanmar, whether it's a democratically elected government or whether it's a military regime over there, our relations have been pretty stable with Myanmar. और अगर हम अपनी diplomatic ties की बात करें with Myanmar, that goes back to 1948. अब सवाल ये आता है कि चलो अभी वहां पे एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी जो मेन रूलिंग पार्टी थी वो अभी यहां पे नहीं है, अभी वहां पे मिलिट्री रूल चल रहा है, लेकिन हमको नेवरदलेस हम डेमोक्रेसी के फेवर में हैं। वी डोंट वांट कि किसी भी कंट्री में, खास करके हमारे नेबरहुड में, अफगानिस्तान से लेके मालदीव्स तक, पाकिस्तान हो चाहे म्यांमार हो, कोई भी कंट्री हो, हम नहीं चाहेंगे कि वहां पे डेमोक्रेसी ना हो, हम नहीं चाहेंगे कि वहां पे मिलिट्री रूल हो, ठीक है, हम नहीं चाहेंगे कि वहां पे सिविल लिबर्टीज अपहोल्ड ना हो। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज वी हैव टू एंगेज विद हूसोएवर इज इन पावर इन म्यांमार, राइट, बिकॉज यहां पे बात आती है हमारी एक्ट ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की भी। अब यहां पे अगर हम एक्ट ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें तो दोस्तों एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करें, जैसे कि आप जानते हैं कि एक्ट ईस्ट का पहले जो प्रीकर्सर था वो क्या था, लुक ईस्ट। लुक ईस्ट पॉलिसी 1991 में बनाई गई थी, पीवी नरसिम्हा राव ने बनाई थी लुक ईस्ट पॉलिसी, कि कैसे हम अपनी जो एंगेजमेंट है ईस्ट एशियन रीजन के साथ, साउथ ईस्ट एशियन रीजन के साथ और बढ़ा सकते हैं। और 2014 में मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नाम दिया कि कैसे हम और ज्यादा जल्दी से और ज्यादा एफिशिएंटली कितने एफिशिएंटली हम और इंटीग्रेट कर सकते हैं विद इन द साउथ ईस्ट एशियन रीजन। तो उसके लिए अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा ब्रिज है टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया, और आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा, उसका बॉर्डर बांग्लादेश के साथ भी लगता है, म्यांमार के साथ भी लगता है। तो जो म्यांमार है, म्यांमार इज अ की पार्टनर फॉर दिस पॉलिसी टू टेक इट्स फ्रूट। अगर हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करें तो म्यांमार इज अ वेरी वेरी रेलेवेंट की पार्टनर फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो इंटरेस्टिंग बात यहां पे दोस्तों ये आती है कि म्यांमार इकलौती कंट्री है जो कि इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में भी आती है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की प्रायोरिटीज में भी आती है ना, रिगार्डलेस कि कोई मर्जी म्यांमार में गवर्न कर रहा हो, चाहे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, चाहे ऑंग सान सू की हो, चाहे वहां पे मिलिट्री हंता हो। इट इज वेरी क्रिटिकल कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट में वो कम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगेन बॉर्डर्स हमारे बहुत पोरस हैं। म्यांमार और नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वी हैव वेरी पोरस बॉर्डर विद म्यांमार, तो देयर आर मेनी इश्यूज। हम बात करें इंसर्जेंसी की, हम बात करें ड्रग ट्रैफिकिंग की, हम बात करें ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, इलीगल वेपन ट्रेड की, तो ये सब बहुत हो रहा है। अक्सर ये देखा जाता है कि चाइना और आईएसआई की सपोर्ट से जो हमारी नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी है वो बढ़ रही है। तो ये जो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट्स हैं, चाहे वो नागालैंड बेस्ड हो, चाहे वो मणिपुर बेस्ड हो, चाहे वो मिजोरम बेस्ड हो, दे हैव स्ट्रॉन्ग टाइज विद द पीपल ऑफ म्यांमार, राइट। सो वी डोंट वांट कि हमारा नॉर्थ ईस्ट सफर करे, तो फिर हम एक्ट ईस्ट को कंप्लीटली फुलफिल नहीं कर पाएंगे। जो हमारा सपना है कि हम नॉर्थ ईस्ट को एज अ ब्रिज यूज करके हम अपनी इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक लिंकेजेस, पीपल टू पीपल लिंकेजेस साउथ ईस्ट एशिया के साथ बनाए, तो ये बात नहीं हो पाएगी। तो इस करके बहुत जरूरी है कि हम एक स्टेबल रिलेशन बना के रखें म्यांमार में, रिगार्डलेस के कौन वहां पे गवर्न कर रहा है। नाउ अब ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सिक्योरिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट और ज्यादा जरूरी क्यों हो गया, बिकॉज देखिए बहुत सारे पहले इन द पास्ट क्या था कि बहुत सारे जॉइंट ऑपरेशंस कंडक्ट करे थे इंडियन आर्मी ने, खास करके असम राइफल्स की बात करें और म्यांमार की आर्मी की बात करें, अगेंस्ट द इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप्स। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे रिबेल्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंसर्जेंट्स हैं जो कि मणिपुर बेस्ड है, नागालैंड बेस्ड हैं, जो आज के टाइम पे अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं विद द म्यांमार आर्मी। अब वो म्यांमार आर्मी के साथ ये जो इंसर्जेंट्स हैं क्यों ये एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं? नाउ रिपोर्ट सजेस्ट दैट द मिलिट्री हुंता हैज एंटर्ड एन अकॉर्ड विद द इंसर्जेंट ग्रुप्स बेस्ड इन द नॉर्थ ईस्ट, इन मिजोरम, मणिपुर एंड नागालैंड। आर्मी वॉन्ट्स टू यूज दीज इंसर्जेंट्स के कैसे, अभी म्यांमार में सिविल अनरेस्ट भी बहुत चल रहा है, बिकॉज डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा प्रो डेमोक्रेसी बहुत आवाजें उठ रही हैं कि वी वांट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिजीम बैक, वी वांट द पार्टी ऑफ ऑंग सान सू की बैक इन पावर। तो ये जो सिविल अनरेस्ट हो रहा है म्यांमार में, उसको रोकने के लिए, उसको दबाने के लिए म्यांमार की आर्मी इंसर्जेंट्स की हेल्प सीख कर रही है। नाउ दिस इज नॉट वेरी गुड एज फार एज आवर सिक्योरिटी कंसर्न्स फॉर द नॉर्थ ईस्ट इज कंसर्न।
ठीक है। अभी हाल ही में आपको पता है मेजर विप्लव त्रिपाठी और उनकी वाइफ और उनके बेटे और उनके साथ 5 और जवान शहीद हो गए थे। असम राइफल्स के रेजिमेंट में से थे वो। मणिपुर के चूरचंदपुर डिस्ट्रिक्ट में ये अटैक हुआ था। दिस हैपेंड जस्ट इन द एंड ऑफ नवंबर। नाउ दिस could be a manifestation of this development which is taking place in Myanmar, जहां पे म्यांमार की जो आर्मी है वो इंडियन बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। तो ये अगर म्यांमार उनको बैक कर रहा है, और आपको ये भी पता है कि म्यांमार अकेला नहीं बैक कर रहा इंसर्जेंट्स को, म्यांमार के पीछे किसका हाथ है? चाइना का हाथ है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, बिकॉज ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है इनको और शय मिलेगी, इनको और ज्यादा दे विल बी मोर बूस्टेड कि भाई हमको इतनी सारी म्यांमार हमको बैक कर रहा है, म्यांमार की आर्मी हमको बैक कर रही है, चाइना हमको बैक कर रहा है। तो वो इस तरह के नेफेरियस डिजाइन्स नॉर्थ ईस्ट में और कैरी आउट करेंगे। इस तरह के अटैक्स अगेंस्ट द असम राइफल्स और अगेंस्ट द आर्म्ड फोर्सेस वो और ज्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, इट इज नो हिडन सीक्रेट दैट देयर इज एन एक्टिव चाइनीज इंटरेस्ट इन कल्यूजन विद द पाकिस्तान ISI। नाउ दिस will definitely lead to destabilization. This will lead to vitiating the atmosphere in the northeast, and this will fuel the insurgency in the northeast region. अब आउटरीच बाय इंडिया की बात करें तो अभी दिसंबर 2021 में हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, वो म्यांमार उन्होंने विजिट किया था। ठीक है, तो अब देखिए इंडिया इस बात पे बहुत फर्म है कि भाई हम डेमोक्रेसी के फेवर में हैं, डेमोक्रेसी तो हम चाहते हैं कि हम ये नहीं कि हम अगर म्यांमार में वहां पे आर्मी बैठी हुई तो हम डेमोक्रेसी की बात नहीं करेंगे। नो, वी वांट डेमोक्रेसी, बट इंडिया आज के टाइम पे फिर भी नेवरदलेस के वहां पे डेमोक्रेटिक रूल नहीं है, रिगार्डलेस के कौन पावर में है, इंडिया वांट्स टू कंडक्ट बिजनेस विद द कंट्री। ठीक है, ये बहुत इंपेरेटिव है दैट इंडिया टेक्स द लीड इन एंगेजिंग विद द रूलिंग मिलिट्री लीडरशिप, बिकॉज ऑलरेडी जैसे आपको पता है कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है म्यांमार में वो बहुत ज्यादा है। तो जैसे दोस्तों चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वैसे एक चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर भी है। तो बहुत जरूरी बनता है कि इंडिया ये मौका कैपिटलाइज करे कि कैसे इंडिया किसी किस्म का पीस प्रोसेस, किसी किस्म का सेटलमेंट बिटवीन द आर्मी एंड द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, कैसा कोई इंडिया से एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में बना सकता है। ठीक है, कैसे इंडिया प्रोएक्टिवली इंप्लॉय कर सकता है अपने एग्जिस्टिंग पीपल टू पीपल गुडविल। ठीक है, बिकॉज एज वी डिस्कस्ड इन दी बिगिनिंग कि अगर हम एथनिसिटी की बात करें, लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज की बात करें, तो हमारे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस हैं विद द पीपल ऑफ म्यांमार। ठीक है, और एंड में देखिए अब ये बहुत जरूरी है कि जो हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, अगर हम कलादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की बात करें, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे की बात करें, तो ये जो हमने प्रोजेक्ट्स कमिट करे हैं, नाउ वी हैव टू वॉक द टॉक, सो वी हैव टू इंश्योर कि ये बहुत तेजी से कंप्लीट हो रहे हैं ताकि हम अपनी कनेक्टिविटी भी म्यांमार के साथ और तेजी से बढ़ा सकें। ठीक है, देखिए यहां पे इंडिया फिर मार खाता है, क्योंकि अगर हम बात डिलीवरी की करें, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो चाइना डिलीवरी के मामले में बहुत तेज है। तो चाइना बहुत जल्दी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करता है, बहुत जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनते हैं। बेशक चाइना की वो स्ट्रैटेजी डेट डिप्लोमेसी की भी होती है, डेट ट्रैप की भी होती है, लेकिन इंडिया इंप्लीमेंटेशन में बहुत स्लो रह जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो और इंप्लीमेंट हो। तो अगर हम बात करें कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट की, तो दोस्तों ये सितवे पोर्ट जो है म्यांमार में, ये सीधा कनेक्ट करेगा टू द पोर्ट हेयर इन कोलकाता। एंड ऑल्सो कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट इस करके भी बहुत जरूरी है बिकॉज कोलकाता से मिजोरम की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत एफिशिएंट हो जाएगी। तो अभी अगर आमतौर पे अगर अभी हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो नॉर्थ ईस्ट की जो कनेक्टिविटी है थ्रू द मेनलैंड इंडिया, तो दैट इज थ्रू द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, तो वो डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, तो डिस्टेंस और शॉर्ट हो जाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये प्रोजेक्ट हम टाइमली इंप्लीमेंट कर सकें। और दूसरा ये जो इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे है, सो दिस एम्स एट बूस्टिंग द कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया म्यांमार एंड थाईलैंड। तो ये मोरे टाउन जो है मणिपुर में, ये यहां से ये हाईवे शुरू होता है। क्वेश्चन क्या बनता है? While economic clout might be in favor of China to influence the transition happening in Myanmar, civilizational and ethnic link makes India stakes high in Myanmar. Discuss. तो कॉम्प्रिहेंसिवली इस आर्टिकल को डिस्कस किया हमने। आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली इस एडिटोरियल से पढ़ के कर सकते हैं। अगला आर्टिकल ये हिंदू में आया है। अब यहां पे बात की जा रही है राइट्स वर्सेस ड्यूटीज की। देखिए, अब अगर हम बात करें एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की, तो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो है दैट इज सेंटर्ड अराउंड द एक्सपेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, कल्चरल राइट्स। ठीक है, डेमोक्रेटिक नेशन जो है दे मस्ट रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल राइट्स, द फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल्सो द कलेक्टिव राइट्स। ठीक है, राइट्स और ड्यूटीज जो हैं दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। आफ्टर ऑल देखिए फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करना, देखिए फंडामेंटल राइट्स जरूरी हैं, आप एंजॉय भी करिए फंडामेंटल राइट्स को, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। तो आप अपनी जिम्मेवारी भी नहीं भूल सकते हैं। अब ये नहीं कि अगर आप अपने फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करना चाहते हैं तो आप कुछ भी करते रहें। सो देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ अ लिमिटेशन। सो दैट इज वेरी वेल अंडरस्टूड कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सैक्रोसैंक्ट नहीं है। ठीक है, तो जहां पे राइट्स हैं तो वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। ठीक है, ये बात अंडरस्टूड है। अभी रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा था कि हमारे देश ने, अगर हम इतिहास की बात करें, तो अगर हम अपनी हिस्ट्री की भी बात करें, तो हमारे देश ने बहुत समय गवाया है फाइटिंग फॉर द राइट्स, और हमने लोगों ने
अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज की टुवर्ड्स इतना एम्फसाइज नहीं किया। अब क्या ये कहना सही है कि गलत है, इस बात का यहां पे डिस्कशन किया गया है। नाउ इज द डायकोटमी बिटवीन द राइट्स एंड ड्यूटीज जस्टिफाइड? देखिए पहली बात तो ये आती है कि कितने अनगिनत लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया। फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें जिनके बारे में हिस्ट्री में नहीं भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस के अलावा, महात्मा गांधी के अलावा, जवाहरलाल नेहरू के अलावा बहुत और सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिनके बारे हमने पढ़ा नहीं इतिहास के पन्नों में, जिनकी हमने कभी गूगल इमेज नहीं देखी होगी, ठीक है, हमको नहीं पता वो कौन है, लेकिन उन सब ने अपनी बलिदान क्यों दिए थे? बिकॉज देयर sacrifices were for the rights, for the dignity of the people. Now the deepening of Indian democracy in the last 75 years, now this has also led to the expansion of the fundamental rights. तो हम राइट टू प्रिवेसी की बात करें, राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करें, राइट टू एजुकेशन की बात करें, अब ये जो राइट्स थे ये तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे नहीं मिले थे ना, जैसे जैसे हमारी डेमोक्रेसी डीपन हुई तो वैसे वैसे राइट्स हमको मिले। तो अब सवाल ये आता है, एनी शिफ्ट इन द स्टेट पॉलिसी एम्फेसिस फ्रॉम राइट्स टू ड्यूटीज, क्या ये डिससर्विस होगा? क्या ये डिससर्विस होगा बाय द स्टेट towards the citizens? The answer is yes, because ऐसे अभी बहुत सारे लोग हैं जो अभी अपने ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स भी रियलाइज नहीं कर पाए हैं। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, ठीक है, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी प्राइवेसी वायलेट हो रही है, ठीक है, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो हु आर लैंग्विशिंग इन जेल जस्ट बिकॉज उनके ऊपर एक बेसलेस सेंसेशन के ऊपर उनके ऊपर युवापा लगाया गया है, एनएसए एक्ट लगाया गया है, जस्ट बिकॉज दे डोंट अग्री विद द व्यूज ऑफ द गवर्नमेंट। तो अब बात यहां पे ये आती है कि देखिए एन एनलाइटेंड सिटीजन इज वेरी क्रिटिकल फॉर द प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस। एक एनलाइटेंड सिविल सोसाइटी की बात करें, ठीक है, जहां पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज अपहोल्ड है, एक अवेयर एजुकेटेड सोसाइटी की बात करें तो बहुत जरूरी है। तो ऑब्वियसली देखिए अब भाईचारा बढ़ाना, प्रोटेक्टिंग द सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन, अपहोल्डिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, प्रमोटिंग अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है, अब इस तरह की जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो ये तो ऑब्वियसली जितने लोग अवेयर होंगे, जितने एजुकेटेड होंगे, तो डेफिनेटली वो अपनी ड्यूटीज निभाएंगे। उनको धक्के से नहीं कहने की जरूरत कि आप अपनी ड्यूटीज निभाइए तो ही जाके आप अपने राइट्स एंजॉय कर पाएंगे। तो ये कहना सही नहीं है दैट फॉर एंजॉइंग योर राइट्स यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटीज फर्स्ट। द ड्यूटी इज नॉट समथिंग दैट सिटीजंस ओ टू द स्टेट, ठीक है, बात समझने वाली ये है। The obligation of individual citizens to the collective pursuit of the nation can be only meaningful जब राइट्स जो हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है, ओनली व्हेन द राइट्स आर गारंटेड बाय द स्टेट, ओनली देन द ऑब्लिगेशन ऑफ द इंडिविजुअल सिटीजंस टू द ड्यूटीज तभी वो शुरू होती है। लेकिन पहले स्टेट ये तो इंश्योर करे ना कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजंस के, वो सिटीजंस फुली रियलाइज कर पा रहे हैं। तो ये बात यहां पे करी गई है। क्वेश्चन क्या बनता है? इंडिया इज अ नॉइजी डेमोक्रेसी, perhaps Indians learned their rights before their duties. Do you agree? Substantiate your answer. तो आप देखिए छोटा सा एडिटोरियल था, अगर आपको लगता है कि इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, देखिए आप क्या कहते हैं। अगला आर्टिकल, तो ये लास्ट आर्टिकल है, टैकलिंग द ओमिक्रॉन वेव गेटिंग फ्यूचर रेडी। देखिए दोस्तों अब ओमिक्रॉन, अब नवंबर लास्ट वीक की बात है, साउथ अफ्रीका में पहला केस ओमिक्रॉन का आया था, ठीक है, तो बहुत हंगामा मचा कि जी थर्ड वेव शुरू होने वाला है, साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन के केसेस डिटेक्ट हुए थे। पिछला पूरा साल पहले डेल्टा वेरिएंट ने सबकी जान खाई हुई थी, अब ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया। बट सवाल ये है कि साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें, जिसने सबसे पहला ओमिक्रॉन वेरिएंट रिपोर्ट किया था, इंटरेस्टिंग बात है कि अब इंडिया में तो थर्ड वेव चल रहा है, ठीक है, इंडिया में तो बहुत पैनिक भी हुआ पड़ा है। हालांकि ये आज बात न्यूज में भी आई है कि ओमिक्रॉन जो है अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन में पहुंच चुका है, यानी कि एवरी सेकंड पर्सन वॉकिंग ऑन द रोड इज डेफिनेटली कोविड पॉजिटिव, लेकिन ज्यादा सीरियस सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, माइल्ड सिम्टम्स हैं, घर पे बैठ के आप आइसोलेट करके 3-4 दिन आप अपनी दवाई खा के भी ठीक हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस बार देखिए वैसे तो एक भी डेथ होना बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली तो सेकेंड वेव इतनी ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन या इतने वो ग्रेव ऑक्सीजन क्राइसिस या इतना हम देखें कि आईसीयू बेड्स नहीं मिल रहे हैं या लोग मर रहे हैं सड़कों पे, ऐसी सिचुएशन नहीं हुई है। तो साउथ अफ्रीका एक्सपीरियंस से हम क्या सीख सकते हैं? तो साउथ अफ्रीका में तो फोर्थ वेव भी शुरू होने से पहले खत्म हो गया। तो ऐसा तो नहीं कि साउथ अफ्रीका में लॉकडाउन नहीं लगा था, लेकिन साउथ अफ्रीका में बहुत थोड़े टाइम के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगी थी और जो बहुत जल्दी लिफ्ट अप भी कर ली, ठीक है। नाउ इन रिस्पॉन्स टू दिस वेव द कंट्री रिवाइज द स्ट्रैटेजी। देखिए अब ये टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेटिंग, ये अब फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में होगी बातें। अब जो नया एपिडेमियोलॉजिकल जो डेटा आया था सामने, बेस्ड ऑन द न्यू साइंटिफिक एविडेंस, बेस्ड ऑन द न्यू एपिडेमियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, तो साउथ अफ्रीका ने अपनी जो स्ट्रैटेजी थी आइसोलेशन की, टेस्टिंग की, क्वारंटीन की, वो रिवाइज करी। देयरफॉर साउथ अफ्रीका में कोई ऐसा पैनिक की न्यूज नहीं आई थी, ठीक है, ऐसा कोई इतना शोर शराबा नहीं हुआ था कि बहुत सारे लोग पहुंचे हुए हैं लेबोरेटरीज के बाहर, अपने ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, सीटी स्कैन्स करा रहे हैं, अननेसेसरी मेडिकेशंस ले रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने देखा फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में कि दवाइयों की कितनी होर्डिंग हो रही थी, बिना साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के, बिना अपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड के लोग दवाइयां होर्ड कर रहे थे, ठीक है। तो
हेंस डू नॉट मेरली कंटिन्यू। बात यहां पे सीखने को अगर मिलती है कि ओनली अगर हम पुरानी ही स्ट्रैटेजीज को कंटिन्यू करें हर बार, टेस्ट, ट्रेस, आइसोलेट और ट्रीट, तो वो काम नहीं करने वाला। देखिए वायरस तो म्यूटेट करता रहेगा, ठीक है। अब ये लास्ट वेव है कि अब एंथनी फॉकी की माने तो एंथनी फॉकी कहते हैं कि जी अब कोरोना वायरस के 2 और वेव्स पड़े हैं। अब ये हमको नहीं पता, ठीक है, लेकिन क्या अब अपनी जिंदगी को हम रोक के बैठ सकते हैं? क्या हम घर पे बैठे रहेंगे 2 और साल? सवाल ये उठता है क्या बच्चों को अब 2 साल और स्कूल नहीं भेजना? कि यानी कि अगर 2020 में कोई बच्चा 3rd क्लास में था तो आज अगर वो बच्चा 6th में हो जाएगा तो 2 साल उसको और ही घर में बैठा के रखना है, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, एजुकेशन को कितना और कर्व कर सकते हैं इन द वेक ऑफ ऑल दीज वेव्स, सक्सेसिव वेव्स जो आ रहे हैं। अब लर्निंग्स फॉर इंडिया, अभी हमने डिस्कस किया क्या, लर्निंग्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका, अब क्या है लर्निंग्स फॉर इंडिया, ठीक है। अब ये स्ट्रैटेजी देखना कि भी कितने रोज केसेस आ रहे हैं, 4 लाख हैं, 5 लाख हैं, 3 लाख हैं, कि पॉजिटिविटी कितना है, कि भी 40% है, 50% है, तो ये पुराना तरीका हो गया। दीज आर नॉट द बेस्ट पैरामीटर्स फॉर डिसीजन मेकिंग। जब पता ही है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है, जब लोग इतने नहीं मर रहे हैं, जब इतना क्राइसिस नहीं हो रहा, ठीक है, आप आइसोलेट करके घर पे 3-4 दिन बिता के अगर आप ठीक हो रहे हैं तो व्हाट इज द हार्म? इतना पैनिक क्यों क्रिएट करना? अब देखिए व्हाट्सएप विश्वविद्यालय की बात करें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे बिकॉज ये पैंडेमिक के टाइम पे हमने इन्फोडेमिक भी देखा, कितनी सारी फेक न्यूज, कितनी सारी मनगढ़ंत कहानियां व्हाट्सएप पे फ्लोट करती रहती हैं, इंस्टाग्राम पे फ्लोट करती रहती हैं। तो अब ये इन्फोडेमिक को काउंटर करना विद साइंटिफिक बेस्ड एविडेंस, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए। हो सकता है आगे जाके कोई वेव आए, हो सकता है ना आए, कोई और बीमारी आ जाए, ठीक है, कोई और वायरस आ जाए, तो वायरस तो म्यूटेट करता रहेगा। तो लेकिन हर वक्त ये पैनिक मचाना, हर वक्त इस तरह का ये माहौल करना कि भी लॉकडाउन लगने वाला है, ये कर लो वो कर लो, तो साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि देयर इज अ वेरी लिमिटेड रेलेवेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ कोविड-19 कर्व्स, ठीक है। जैसे वैसे तो बात सुनने में थोड़ी फनी भी लगती है कि जैसे वो रात को 10 to 5 वाले लॉकडाउन चलते हैं कि 10 बजे के बाद कोरोना आ जाता है रात को, है ना, और 9 बजे तक कोरोना नहीं आता। तो ये अब बातें, ये अब ना ये पुरानी बातें हो चुकी हैं। अब इस तरह से आप लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को नहीं रोक सकते हैं। अब आप ये नहीं चाहेंगे कि फिर से माइग्रेंट क्राइसिस हो, फिर से लोग जॉबलेस हो जाएं। ऑलरेडी हम कितना हमने इकोनॉमिकली भी सफर किया है, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि कैसे हम साइंस, न्यू जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है, कैसे एविडेंस बेस्ड अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम अपनी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको ज्यादा डिस्टर्ब ना करें। एट द सेम टाइम प्रिकॉशन लेते रहें, आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। तो जो नया साइंटिफिक और एपिडेमियोलॉजिकल जो डेटा आया, अंडरस्टैंडिंग आई है, दैट इंश्योर्स कि जो सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं दे कैन रिटर्न टू नॉर्मलसी। और इतनी घबराने वाली बात नहीं है कि जैसे कि बहुत कोई क्राइसिस होने वाला है, चाहे अगर ये 3rd वेव भी चल रहा है। इन एनी फ्यूचर कोविड-19 सर्ज, अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी गई कि जो स्कूल्स हैं दे शुड बी द लास्ट टू क्लोज एंड द फर्स्ट टू ओपन। देखिए ये साइंटिफिकली प्रूवन है, बहुत सफिशिएंट एविडेंस आ चुका है कि जो बच्चे हैं दे आर एट अ वेरी लो रिस्क फ्रॉम कोविड-19। तो बहुत अच्छी बात है कि बॉम्बे में ऑलरेडी स्कूल शुरू भी हो चुके हैं, ठीक है ना। और ऑल्सो बहुत समय हो गया, बहुत टाइम हो गया कि कोविड-19 को, SARS-CoV-2 को हमने बहुत ज्यादा सिर पे चढ़ा के रखा हुआ है। इट इज टाइम टू मूव ऑन, इट इज टाइम टू मूव ऑन। चाहे वेव 4था आए, 5वां आए, तो आपका काम नहीं बंद होना चाहिए। आप अपना काम करते रहिए, जो भी आप अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कोई बिजनेस में हैं, चाहे आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, इट इज हाई टाइम कि हम कोविड से ऊपर बढ़ें, ठीक है। इट इज हाई टाइम कि हम नॉर्मलसी के टुवर्ड्स, एटलीस्ट हम मेंटली अपने आप को, ये जो बैरियर बना के रखे लोगों ने कि कोविड है तो घर से बाहर नहीं जाना, स्टिग्मा बन जाता है कि मैं कोविड पॉजिटिव हूं, टैबू हो जाता है, तो इसे मूव ऑन करने की बहुत जरूरत है। एट द सेम टाइम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आप फॉलो करते रहिए, मास्क करते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। क्वेश्चन क्या बनता है, इट इज द नेचर ऑफ द वायरस टू म्यूटेट, डू यू थिंक इट विल बी वैलिड दैट सक्सेसिव वेव्स ऑफ कोरोना वायरस लीड्स टू फियर एंड मेहम अमंग्स्ट द गवर्नमेंट एंड पब्लिक एट लार्ज? तो ये आप क्वेश्चन का आंसर इजीली एडिटोरियल पढ़ के कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के 4 एडिटोरियल्स। तो दोस्तों जाने से पहले, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि प्रीलिम्स बहुत पास में है, तो हमने कुछ इनिशिएटिव शुरू करे हैं, क्रैश कोर्सेज शुरू करे हैं, जो हेल्प करेगा आपकी रिवीजन को और स्विफ्टली करने के लिए। आप और जल्दी से रिवाइज कर सकेंगे, कम समय में चीजें ज्यादा रिवाइज हो पाएंगी। तो अगर आप ये कोर्सेज को अवेल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी असिस्टेंस मिलेगी, या आप वेबसाइट पर जाके sleepyclasses.com पे जाके इन कोर्सेज के बारे और जानकारी लेके इनरोल कर सकते हैं, इससे पहले देर हो जाए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे कल और एडिटोरियल्स के साथ। तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।